नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डुगर कॉलेज बीकानेर। आज का टॉपिक आपके यूजी में बीएससी थर्ड ईयर में एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग uncertainty principle। रिलेशन अर्थात हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ने अपने सिद्धांत का उपयोग लेते हुए फिजिक्स के डिफरेंट कुछ फंडामेंटल रिलेशंस को प्रूव किया। इसमें सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने सिद्ध किया नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व है, अर्थात न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। उसका रीजन क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इसे सिद्ध किया न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए कि हो, मान लीजिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन यदि अस्तित्व में है, ये आपके न्यूक्लियस है, इसका रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है। यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अस्तित्व में है और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता प्लस माइनस रेडियस के बराबर हो जाएगी। जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसके बराबर होगी। और ये मान जो होता है लगभग फर्मी के ऑर्डर का होता है, फर्मी के ऑर्डर का होता है। अनिश्चितता की स्थिति में अनिश्चितता। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार स्थिति और मोमेंटम में अनिश्चितता का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। यहां से यदि हम अनिश्चितता निकालना चाहें मोमेंटम में तो यहां से अनिश्चितता डेल्टा x की वैल्यू यूज लेके हम इसे निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ, जो मिनिमम का अर्थात न्यूनतम जो मान किसी मोमेंटम का, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का हो सकता है यहाँ, तो न्यूनतम मान किसके बराबर हो सकता है? उसकी अनिश्चितता के बराबर। ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम मोमेंटम के न्यूनतम मान के रूप में यूज कर सकते हैं। सभी कांस्टेंट्स वैल्यूज हैं, इस कांस्टेंट्स वैल्यूज को पुट करके हम ये निकाल सकते हैं। इसके बाद में यूज लेना पड़ेगा हमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी मास रिलेशन। रिलेटिविस्टिक एनर्जी मास रिलेशन में E स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर c4 प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक एनर्जी मास रिलेशन, यहाँ m0 स्क्वायर c4 जो है वो रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर है। रेस्ट मास एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0.51 MeV होती है और इसका मान जो है अप्रोक्सीमेशन में इस टर्म से कम होता है। अप्रोक्सीमेशन में ये टर्म बहुत कम होती है, तो अप्रोक्सीमेशन में हम इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ यदि हम E का मिनिमम मान निकालना चाहें, E मिनिमम, तो ये आपके पास में आ जाएगा c स्क्वायर ई सी और p मिनिमम। अर्थात जो हमने p मिनिमम का मान ऊपर निकाला है उसे यदि हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ हम e मिनिमम का मान निकाल सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 MeV की बात। अर्थात हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व रखता है,
तो उसका न्यूनतम मान ऊर्जा का कितना होना चाहिए, 20 MeV। परंतु जो स्टेबल न्यूक्लिय हैं, जो अस्थायी नॉन स्टेबल जो अस्थायी नाभिक है, उनसे जब इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है बीटा डीके में, तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो लगभग 2 से 3 MeV होती है। परंतु हमारा परिणाम क्या कहता है कि उसकी ऊर्जा 20 MeV के बराबर होनी चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा उससे अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम का मान है ये न्यूनतम मान है, अर्थात जो फिजिकल फंडामेंटल अपने पास में अवेलेबल है बीटा डीके में 2 से 3 MeV ही होता है। इस तरह से इन दोनों परिणामों को यदि अपन कंपैरिजन करें तो हम इस निष्कर्ष पे निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व संभव नहीं है हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार। अगला जो एग्जांपल आता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका कैलकुलेशन भी हाइजेनबर्ग ने किया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी जो होगी, एनर्जी का मतलब टोटल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा का मान काइनेटिक एनर्जी T प्लस पोटेंशियल एनर्जी V के बराबर। काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m और पोटेंशियल एनर्जी होता है kZe²/r। कई कैलकुलेशंस में k को 1 ले लेते हैं, kZe²/r एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी। अर्थात हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x जो है वो प्लस माइनस r के बराबर होता है। यहाँ मोमेंटम में अनिश्चितता जो है यहाँ यह ध्यान रखिए कि यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए यहाँ h क्रॉस लिया गया। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सांख्यिकीय मान न्यूमेरिकल मानों को मैच करने के लिए कई बार हम इस तरह की वैल्यूज को यूज लेते हैं। h क्रॉस भी h×2 से अधिक होता है, कम नहीं होता है, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में यहाँ यूज है। यहाँ से यदि हम देखें तो डेल्टा px जो है वो आ जाएगा h×। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एनर्जी का मान आ जाएगा h×2/2m डेल्टा x² माइनस अपॉन ये कुल ऊर्जा का मान। हमें निकालनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब न्यूनतम ऊर्जा, और न्यूनतम ऊर्जा मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशन होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। पहला जो डिफरेंशिएशन है E का वो 0 के बराबर अगर अपन ले लें तो यहाँ से जो E का मान आएगा वो E का मान मिनिमम मान है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा x का मान आ जाता है और डेल्टा x का मान a0 के बराबर आता है। जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। और डेल्टा x का जो मान है अर्थात मिनिमम मान, अर्थात हम ये ले रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी अगर हमें निकालनी है उस समय डेल्टा x का कोई मान अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया a0
और ये किसी कांस्टेंट के बराबर आता है। और इसे जब हम वापस यहाँ रखते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास में ई मिनिमम का मान आ जाता है। और ई मिनिमम का मान जो हाइड्रोजन एटम का बोर थ्योरी ने प्रमाणित जो किया था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो रिजल्ट इसके बराबर आता है। हाइड्रोजन बोर थ्योरी से जो परिणाम आता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी का हाइड्रोजन एटम का, वही परिणाम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से आता है। अर्थात हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो है उसकी प्रमाणिकता के लिए ये प्रमाण जो है ये भी एक सपोर्टिव प्रमाण, उसको एविडेंस के रूप में, थ्योरेटिकल एविडेंस कहते हैं इसको, सैद्धांतिक रूप से जो सिद्ध किया जाता है वो भी एक प्रमाणिकता किसी भी सिद्धांत के लिए मान्य होती है। यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, मैं यहाँ बता दूं, नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी, बाउंड स्टेट। और बाउंड स्टेट जो है किसी भी एटम के लिए स्टेबल स्टेट होती है। ये दूसरा एग्जांपल था अपना। तीसरा एग्जांपल आता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है उसकी कैलकुलेशन भी हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन भी उसी अनुरूप कर सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ पे किया। नंबर 3 जो एग्जांपल आपके है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए वही उसी प्रकार से जो कुल ऊर्जा होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी p²/2m प्लस हाफ kx² होती है। हाफ kx² और k को यदि अपन इन टर्म्स ओमेगा 0, चूंकि ओमेगा जो होती है क्या होता है यहाँ पर हाफ kx² एनर्जी और ओमेगा 0 जो होता है √k/m होता है। तो यहाँ से k को अपन ले सकते हैं k बराबर m ओमेगा 0, k के स्थान पे m ओमेगा 0 लिया जा सकता है। तो कुल ऊर्जा का मान इस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ सिमिलरली जब अपन कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन से, तो हम ये मान सकते हैं कि जो अनिश्चितता है वो P में डेल्टा P है और X में डेल्टा X। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा X डेल्टा PX इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा, अर्थात हम PX के स्थान पर H क्रॉस अपॉन डेल्टा X ले सकते हैं। इसे यूज लेने से आपके पास में आ जाएगा H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा X स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा 0 डेल्टा X। सिमिलर आर्गुमेंट टू कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए जो पहला डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के बराबर होता है d/d डेल्टा x बराबर 0। यहाँ से डेल्टा x का मान कैलकुलेट किया जा सकता है और जो डेल्टा x का मान यहाँ आता है वो मिनिमम एनर्जी के लिए आया है और उसे हम वापस अगर यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो एनर्जी आएगी वो मिनिमम एनर्जी आएगी अर्थात ग्राउंड स्टेट की। और ये मान आता है जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है आपके शून्य बिंदु ऊर्जा हाफ H क्रॉस ओमेगा। शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है, इसे कहा जाता है 0 पॉइंट शून्य बिंदु ऊर्जा का जो मान आता है जो थ्योरेटिकली अर्थात सैद्धांतिक रूप से जो हमने ज्ञात किया था और जो प्रायोगिक रूप से भी प्रमाणित होता है
अर्थात जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसका न्यूनतम मान शून्य नहीं होकर कोई फाइनाइट मान होता है और वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होता है। इसे हम आगे डिराइव भी करेंगे, आगे की यूनिट्स में इसे हम डिराइव भी करेंगे और अलग अलग स्टेट्स के लिए एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट जो एग्जांपल आएगा वो आता है नेचुरल विड्थ इन स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसमें जो नेचुरल विड्थ होती है उसकी कैलकुलेशन की जाती है हाइजेनबर्ग सिद्धांत से। वो आपके यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है, बहुत से एग्जांपल्स अपन इससे प्रूव कर सकते हैं। अभी आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें लास्ट जो है एनर्जी टाइम रिलेशन लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? एनर्जी टाइम रिलेशन। एनर्जी टाइम रिलेशन से ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी टाइम रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी का उपयोग लेके नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपके पास में स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं हैं उनमें स्वाभाविक या प्राकृतिक स्वाभाविक जो विस्तार है वो क्यों होता है। प्रयोगों में स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है, सैद्धांतिक रूप से भी इसे दूसरे सिद्धांतों से प्रमाणित किया जा चुका है। उसे हम यहाँ ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट में इसका जो लाइफ टाइम होता है, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ जो लाइफ टाइम होता है वो अनंत होता है। यहाँ जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 10 की पावर -8 सेकंड होता है। जो जीवन का लाइफ टाइम का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने समय तक उस ऊर्जा स्तर में रह सकता है वह उसका जीवन काल या लाइफ टाइम कहलाता है। तो ग्राउंड स्टेट मौन ऊर्जा स्तर में वो अनंत काल तक रह सकता है, परंतु एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित स्तर में वो लगभग 10 की पावर -8 सेकंड तक ही रह पाता है। ये इसका लाइफ टाइम हो गया। एनर्जी और टाइम रिलेशन के अनुसार जो अनिश्चितता सिद्धांत है ये वैल्यू होती है h×2 के बराबर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं h×2 डेल्टा। अर्थात ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो ऊर्जा में स्वाभाविक विस्तार है। अर्थात ऊर्जा का मान जो आपके होगा वो E - डेल्टा E से लेके E + डेल्टा E के बीच में होगा। अर्थात ये जो स्वाभाविक विस्तार है, जो स्प्रेडिंग है एनर्जी में, लगभग कितनी स्प्रेडिंग है? 2 डेल्टा E के बराबर। ये जो ऊर्जा में स्वाभाविक विस्तार है ये नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। और ऊर्जा में अगर विस्तार होगा तो ये फ्रीक्वेंसी में भी होगा। चूंकि अपने को पता है E बराबर hν होता है, दिस इंप्लाइज डेल्टा E बराबर h डेल्टा न्यू, और न्यू बराबर हो डेल्टा न्यू बराबर हो जाएगा h/डेल्टा E/h। ये वैल्यू भी अपन यहाँ निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकली जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं आपको, और आप यहाँ इसको पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है आप यहाँ आपको एग्जाम में शो जरूर करनी है न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको आपको याद भी रखना है। h का मान, h कट का मान, पाई या जो भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं उसे आपको यूज लेना है और आपको ये वैल्यूज शो करनी है। मैंने सिर्फ आपको समझाया है, फिजिकली मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। अर्थात यहाँ पर ये नेचुरल जो विड्थ है ये डेल्टा न्यू आती है, और इस प्रकार से अपने पास में जो फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू - डेल्टा न्यू से बड़ी हो सकती है और इससे कम या इसके बराबर हो सकती है। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी में जो विस्तार है वो 2 डेल्टा न्यू के बराबर है। अर्थात जो
स्पेक्ट्रमी रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार था जो प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित था, उसको भी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत प्रमाणित करता है। इस प्रकार से हमने चारों जो उदाहरण हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसको मैंने समझाया। इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल्स हैं हम इनको वहाँ अप्लाई करके उनको भी निकाला जा सकता है। बहुत से एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में दिए हुए होंगे, आपके तो बहुत लिमिटेड होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान रखें, आपके पास में जो रिलेशंस दिए हुए हैं उन रिलेशंस में जो फिजिकल रिलेशंस या फिजिकल जो आपके आर्गुमेंट्स हैं उनको काम में लेते हुए हम इसे दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उनमें दूसरे फॉर्मूलों को पुट करके हम और एग्जांपल्स को या और रिलेशंस को भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।